चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो तो आज का टॉपिक क्या है, कुछ ऑर्डर्स रहते हैं। पहले अपन मेल्टिंग बॉइलिंग के कुछ ऑर्डर्स देखेंगे, उसके बाद सॉल्युबिलिटी के कुछ ऑर्डर देखेंगे और लास्ट में थर्मल स्टेबिलिटी। ये तीन कुछ ऑर्डर्स तुमको मैं अपना कौन सा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स में मिलेंगे क्वेश्चन, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन फिर गलत ना करो इसके लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा रीजन कहीं मिलेंगे नहीं हर चीज के कि तुम सोचने जाओ कि ये एक्सेप्शन में क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, और रीजन मिल भी गए तो कितने रीजन याद रखोगे, समझ गए। तो फाइनली तुमको जो चीज लिखी है ना वही याद रखनी पड़ेगी कि क्लोराइड में ऐसा होता है तो होता है, फ्लोराइड में ऐसा होता है तो होता है। रीजन मिल भी गए तो वही रीजन होंगे, हाइड्रेशन ज्यादा, लेटाइस कम हाइड्रेशन ज्यादा, लेकिन ऑर्डर तो वही रहेगा ना। रीजन याद करके भी क्या कर लोगे, ठीक है। और हर जगह फिर रीजन में कंफ्यूज हो गए कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए, तो कुछ एग्जाम्पल लिख दिए इसके अकॉर्डिंग, तो फिर तुम कर लेना, ठीक है। मैं बताते जाता हूँ। देखो मेल्टिंग बॉइलिंग किसी भी चीज का कब ज्यादा होता है, पहले चीज तो एक मॉलिक्यूलर वेट से देखते हैं अपन मेल्टिंग बॉइलिंग। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है उतना ज्यादा किसी भी चीज का मेल्टिंग बॉइलिंग होता है। ये चीज वैंडरवाल फोर्सेस से आई थी, क्योंकि वैंडरवाल फोर्सेस में ऊपर से नीचे आते हैं वजन बढ़ता है ना, ठीक है। या फिर मान लो कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया CO2, एक ले लिया H2, तो CO2 वाले का ज्यादा होगा कंपेयर टू H2 क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, क्लियर है। तो ये वाली चीज ऐसे डिसाइड करते हैं। या फिर है ना अगर कर 0 रन नीचे आ रहे हो वैसा, तो उसमें मान लो जेनन, देखो वैसे तो नोबल गैस में कोई भी रिएक्ट करके कंपाउंड्स नहीं बनाता, हीलियम का भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, नियॉन का भी कंपाउंड नहीं बनाएगा, सिर्फ जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। जेनॉन भी है तो नोबल गैस, लेकिन फिर भी कंपाउंड बनते हैं ना, XeF2, XeO2F2, और वो भी सिर्फ देखना Xe के साथ F और O ही देखा होगा तुमने, XeH2 कभी नहीं देखा, सिर्फ अपने XeF2, XeF2O2 ऐसे देखे हैं बस, है ना। तो ये चीज याद रखना, जो अपने ऑक्टेट रूल थे ना उसके एक्सेप्शन में आता है। ये ऑक्टेट रूल बोलता है ना कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, लेकिन एक है जो रिएक्ट करती है, जेनन, उसके भी सिर्फ ऑक्साइड और फ्लोराइड या फ्लोराइड ऑक्साइड साथ में यही बनते हैं, इसके अलावा और किसी से रिएक्ट नहीं करती हो, क्लियर है, ठीक है। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि ऊपर से नीचे आने पे वेट बढ़ता है, तो वेट बढ़ता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग भी बढ़ता है, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब मुझे कुछ चीजें पहले की जो अपन याद करके आए उनसे सुनो। लेटाइस एनर्जी पढ़ी है, पोलराइजेशन पढ़ा है, ठीक है। लेटाइस एनर्जी क्या होती है, आयनिक कंपाउंड के लिए देखते हैं ना हमेशा, आयनिक के लिए देखी जाती है लेटाइस, कि जितने ज्यादा छोटा कैटायन जितना ज्यादा छोटा एनायन होगा उतने ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक होंगे और बीच में जगह कम होगी और बॉन्ड उतने ही ज्यादा बनेंगे। तो जितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे, जितनी कॉम्पैक्ट चीजें हैं, उसकी लेटाइस एनर्जी उतनी ज्यादा, तो उसको जब जलाऊंगा तो टूटने में भी तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, समझ गए। तो लेटाइस एनर्जी किसी भी चीज की, आयनिक के लिए देखते हैं, पहली चीज याद रखना दिमाग में, लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग उतना ही ज्यादा, क्योंकि लेटाइस एनर्जी की डेफिनेशन ये दी जाती है ना, एक मोल लेटाइस को बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर एक मोल लेटाइस को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। जो एनर्जी रिलीव हुई होगी उतनी लगेगी ना तोड़ने में, ये चीज समझ में आती है। मान लो दो चीज मिलके कुछ कंपाउंड बन गया लेटाइस, इसमें 10 की एनर्जी निकल रही है, तो 10 की एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी तभी वो टूटेगा, 5, 6, 7, 8, 9 की एनर्जी पर नहीं टूटने वाला है, समझ में आई है, या 10 से ज्यादा, क्लियर है इतना, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेल्टिंग बॉइलिंग के, जितना अच्छा है, जितना कॉम्पैक्ट है छोटा लेटाइस उतना ही ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग। और ये आयनिक के डायरेक्टली ना, कोई कंपाउंड जितना ज्यादा आयनिक उसको मेल्टिंग बॉइलिंग उतना ज्यादा, ये पढ़ते भी अपन, ठीक है। एक्सेप्शन है आयनिक में 2, BeCl2 और LiCl, ये आयनिक के एक्सेप्शन थे। और कोवेलेंट के 2 एक्सेप्शन थे, सिलिकॉन और कार्बन में डायमंड और डायमंड नहीं था बस, तो डायमंड और सिलिकॉन ये कोवेलेंट के एक्सेप्शन थे कि कोवेलेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग कम होता है एक्सेप्ट डायमंड और सिलिकॉन। आयनिक का मेल्टिंग बॉइलिंग बहुत ज्यादा होता है एक्सेप्ट BeCl2 और LiCl, याद आ गया सबको, ठीक है। तो ये वाली चीज क्लियर है। तो जितना स्मॉल साइज और जितना ज्यादा चार्ज, इसमें कैटायन पे भी ज्यादा चार्ज होना चाहिए, एनायन पे भी ज्यादा चार्ज, तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं अपन साथ में, इसलिए सिर्फ 5 ऐसे नहीं देखोगे, इसको 5 से देखते हैं, चार्ज बाय 5 का जो रेशियो रहता है आयनिक पोटेंशियल। क्योंकि तुम बोलोगे कि मान लो चार्ज ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो फिर साइज बढ़ जाएगा ना, तो चार्ज बाय साइज का एक कॉमन दोनों का कुछ बीच का निकाल के लाता है, उसको बोलते हैं 5, तो 5 से देखते हैं मेन, क्लियर है, ठीक है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन काय में देखते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड कितना कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है।
देखो अच्छा खासा आयनिक होगा तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग उतना ज़्यादा होगा। अगर वो धीरे धीरे कोवेलेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो कोवेलेंट का तो मेल्टिंग बॉइलिंग कम होता है ना। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग उतना ही कम होता जाएगा। ओरिजिनल तो ज़्यादा ही था ना। तो कोवेलेंट पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? आयनिक से कोवेलेंट, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड काई में कन्वर्ट हो रहा है? कोवेलेंट में। और आयनिक का ज़्यादा होता है मेल्टिंग बॉइलिंग और इसका मैं ऐसे लिख दिया, क्लियर है। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग कम होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट, उतना कम आयनिक तो उतना ही कम मेल्टिंग बॉइलिंग। ये क्लियर है सबको पीछे तक? क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ना है तो घर चले जाओ। पढ़ना है कि नहीं बेटा? 12वीं है तेरी, याद रखना। हाँ, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। अब एक्सेप्शन इन ऑर्डर, सारी चीजें इतना अच्छा ये चीज समझ में आई। अपन पहले ऊपर वाला पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एक है मेटल कैटायन, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। कोई भी फर्स्ट एक का मेटल कैटायन होगा, बुक ने ये लिखे थे तो इतना याद रखो भी, ठीक है। और उसके साथ एनायन कौन कौन से? फ्लोराइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड। मान लो मैंने सोडियम मतलब इन सब के फ्लोराइड ले लिए, NF के, RBF, CSF, इन सब के ऑक्साइड ले लिए या फिर इन सब के हाइड्राइड ले लिए। समझ में आया सब? ठीक है। तो अगर ये सब लेता हूँ कि इनमें से FOH में से कुछ भी, ठीक है, तो कहीं से देखूंगा मैं? हमेशा लेटाइस एनर्जी से। अगर ये चीजें रहती है तो अगर इनके अलावा कुछ है कि मान लो मेटल कैटायन ये है लेकिन मैं उसका क्लोराइड देख रहा हूँ, तो फिर लेटाइस से नहीं देखूंगा, तो फिर मैं पोलराइजेशन से चीजें देखूंगा। या फिर मान लो मैं इन्हीं मेटल कैटायंस का मैंने ले लिया है, क्या लूं? नाइट्राइड, ठीक है। तो नाइट्राइड को मैं फिर लेटाइस से नहीं देखूंगा, पोलराइजेशन से देखूंगा। समझ में आया कुछ? ये चीज याद ही करनी पड़ेगी बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ ज़्यादा ऐसे लग नहीं रहे, लग भी जाएंगे तो फाइनली याद ही करना है। क्लियर है? ठीक है। खुद से सोच के देखना, कॉन्सेप्ट मिल भी जाएंगे तो क्लोराइड का अलग मिलेगा, इसका अलग, कितने याद रखोगे ऐसे। तो जो लिखा है उसको इसी लैंग्वेज में याद रख लेना, और नहीं याद रह रहा है तो छोड़ देना, इतना कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। इधर अगर थ्योरेटिकल पॉइंट आता है तो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग सबसे ज़्यादा होता है, फिर आयनिक सॉलिड का होता है, फिर मेटेलिक सॉलिड का होता है, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड का होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में जो फोर्स लगता है एक मॉलिक्यूल ये, तो वैंडरवॉल लगता है ना, तो वैंडरवॉल सबसे वीक होगा, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर पॉइंट जितना ज़्यादा वैंडरवॉल उतना ज़्यादा ही है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे कम होता है अगर आगे वालों के कंपेयर में देखेंगे तो। फिर मेटलिक को साइज से देखते हैं, इसको भी साइज से देखेंगे। तो अगर ये ऑर्डर पूछता है कभी तो सबसे ज़्यादा ये, इसीलिए बोलते हैं कि भले आयनिक से ज़्यादा, मतलब देखो बेटा इधर आयनिक का मेल्टिंग बॉइलिंग ज़्यादा होता है, लेकिन दो कोवेलेंट ऐसे हैं जिनका ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा होता है, डायमंड और सिलिकॉन है कोवेलेंट, तो उनका कम होना चाहिए ना आयनिक से, लेकिन ज़्यादा होता है, ठीक है, कोवेलेंट होने के बाद भी। तो कोवेलेंट सॉलिड में ये ऐसे हैं जिनका ज़्यादा होता है कि सिलिकॉन के 2 और 1 डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन ऑक्साइड और डायमंड। क्लियर है? फिर आयनिक सॉलिड आ जाएगा, फिर आयनिक के बाद आ जाएगा मेटेलिक, और मॉलिक्यूलर वाला सबसे वीक होगा। ये चीज समझ में आई? किसी को डाउट? अच्छा ये गायब कर दूं तो समझ में आ रहा है ना, आयनिक ज्यादा, मेटेलिक, फिर मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूलर के बीच में वैंडरवॉल लगेगा तो सबसे वीक होगा, तो वो हटा। फिर मेटेलिक, फिर आयनिक का सबसे ज्यादा ही होता है, लेकिन कुछ कोवेलेंट ऐसे होते हैं जिनका आयनिक से भी ज्यादा हो जाता है, डायमंड और सिलिकॉन, इसीलिए उनको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड, डायमंड और सिलिकॉन दो, ये है। हाँ वो फिर आयनिक के उधर जाएंगे, बाकी नॉर्मल जो भी कोवेलेंट है वो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ डायमंड और सिलिकॉन वाले ही रहेंगे, क्योंकि कोवेलेंट का आयनिक से कम ही होता है बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग। हाँ कोवेलेंट सॉलिड में एग्जांपल क्या लिखा है? और कोई एग्जांपल होता है? नहीं होता है, यही होते हैं जितने लिखे हैं ना, डायमंड, सिलिकॉन का कार्बाइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये होते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो अगर ये कोवेलेंट सॉलिड है तो बता रखा ना तुम लोगों को कि नॉर्मली कोवेलेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग कम होता है, आयनिक का ज्यादा होता है, लेकिन कुछ कोवेलेंट ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा कितना? आयनिक से भी ज्यादा। हाँ आयनिक से भी ज्यादा, तो इसीलिए उनको सबसे पहले लिखा है। क्लियर है?
NaCl को गर्म करने जाओ और डायमंड को गर्म करने जाओ, समझ जाओगे। डायमंड 2 या 2,500 पे पिघलता है ना, 100 पे तो पानी बॉयल होता है, तो NaCl का कितने ही होगा, या कोई भी आयनिक चीज का उठा लो, इतना नहीं होता जितना डायमंड का होता है। क्लियर है सभी को? चलो अब इधर एग्जांपल्स सारे, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। अब तुम लोग मुझे इनमें बताओ कि फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या होगा मेल्टिंग बॉइलिंग का। देखो जब भी मेल्टिंग बॉइलिंग आएगा तुम क्या देखोगे, फर्स्ट ए के अगर मेटल कैटायन है, क्या बोला मैंने, फर्स्ट ए के मेटल कैटायन, उसके साथ FOH, ठीक है, तो कहीं से देखोगे, लेटाइस से। मेटल कैटायन है, दिख रहा है फर्स्ट ए के ये सारे, तो या फर्स्ट है सेकंड ए के जो भी हो, ठीक है। और ये हाँ फर्स्ट ए में ये है ना, सेकंड ए के अगर हुआ है तो पोलराइजेशन से, याद रखना है ना। तो फर्स्ट ए के मेटल कैटायन है और साथ में क्या है, फ्लोराइड है सभी के, तो कहीं से देखेंगे, लेटाइस से। जितना ज्यादा लेटाइस उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग। तो इनमें से सबसे अच्छा लेटाइस कौन बनाएगा, जो छोटे छोटे एटम होते हैं। लिथियम छोटा है, फ्लोराइड छोटा है, तो छोटे छोटे वाले बेस्ट लेटाइस बनाते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये। क्लियर है सभी को? ये मेरे को याद है सारे, ठीक है बेटा। सेकंड का आंसर बताओ। चलो सेकंड वाला देखो। अब सारे कैसे मेटल कैटायन है, मेटल कैटायन के साथ कौन आ रहा है, हाइड्रोजन ना, हाइड्राइड। तो ये भी मैंने क्या बोला, लेटाइस से देखोगे। तो लेटाइस मतलब छोटे छोटे कैटायन, छोटा एनायन दोनों ही। तो इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, ये है ना। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तीसरा देखता हूं। तीसरे फर्स्ट एक है मेटल कैटायन, अगर क्लोराइड के साथ आते हैं तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है, उसको नॉर्मल से नहीं देखोगे फिर। और सेकंड है में फ्लोराइड और ऑक्साइड, कुछ नहीं कर सकते इसमें, तुम देख लो आता। ये दोनों अपने को समझ में आ गए, कहीं से देखे अपन ने, लेटाइस एनर्जी से, ठीक है, दोनों लेटाइस से देखे। अब ये जो थर्ड वाला है ना, इसमें मैंने क्या बोला, फर्स्ट है कि मेटल कैटायन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ F और H नहीं है क्या, नहीं है, तो कहीं से देखना चाहिए, पोलराइजेशन से। लेकिन एक चीज और लिखिए, थोड़ा नीचे उधर देखो, ये रही एक्सेप्शन इन ऑर्डर। फर्स्ट ए में अगर कभी क्लोराइड आ जाए, इनके अलावा FOH के अलावा कभी क्लोराइड आ रहा है, तो क्लोराइड में फर्स्ट वाला लास्ट में चले जाएगा ऑर्डर में, बाकी सब सेम रहेगा लेटाइस के हिसाब से। देखोगे लेटाइस सही, लेकिन फर्स्ट वाला उठ के आखिरी में चले जाएगा। तो इसको भी देख कहीं से रहे, लेटाइस एनर्जी से। लेकिन फर्स्ट वाला कोवेलेंट होता है ना, तो ये कहाँ चले जाता है, सबसे आखिरी में। तो LiCl यहाँ जाएगा और ऑर्डर क्या रह जाएगा, ये ऑर्डर है अपना जो अंडरलाइन किया है। ये कौन से कैटायन है, सेकंड ए के कैटायन है ना, ठीक है। और सेकंड ए के कैटायन के साथ कौन आ रहा है, फ्लोराइड। तो देखो सेकंड ए का मैंने ऊपर कहीं नहीं लिखा, लेकिन नीचे तो लिखा ना। सेकंड ए के कैटायन के साथ अगर फ्लोराइड या ऑक्साइड आ रहा है, तो देखोगे तो लेटाइस सही, हाँ यहाँ पे लिख लेना, लेटाइस एनर्जी से ही देखते हो, ये भी लेटाइस एनर्जी से देखोगे। ये L है ना, अल्फा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें भी वही, जो भी पहला रहेगा वो लास्ट में उठा दे, मतलब रख देंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, BeF2 भी कोवेलेंट हो जाएगा ना, अपने को पता ही है, LiCl और BeCl2 है, BeF2 कोवेलेंट होते हैं। और सेकेंड ए का फ्लोराइड है, लिखा है वहां, तो सेकेंड ए के फ्लोराइड को लेटाइस से देखेंगे तो सबसे अच्छा लेटाइस ही है। फिर ये तो ये ऑर्डर होगा, लेकिन फर्स्ट वाले को कहाँ रख देंगे, लास्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, BeF2। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट था, तो कोवेलेंट का तो आयनिक सबसे, मेल्टिंग बॉइलिंग सबसे कम होता है ना, इसीलिए उसको आखिरी में रखा है। क्लियर है? ठीक है, अगला वाला देखो। ये सारे कौन से, सेकेंड ए के कैटायन है। सेकेंड ए के कैटायन के साथ क्लोराइड कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना। तो इसको नॉर्मली जैसे देख रहे हो वैसे देख लो, दूसरे पोलराइजेशन से। लेटाइस का कहीं है नहीं ना, लेटाइस कब देखते हैं, जब ऊपर वाली कंडीशन है, नीचे वाली कंडीशन हो, कुछ नहीं दिया है तो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा कैटायन सबसे बड़ा एनायन, तो एनायन तो सेम हो गए, कैटायन सबसे छोटा ये है ना, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन इसमें। तो पोलराइजेशन अगर इसमें ज्यादा है तो कोवेलेंट ज्यादा है, आयनिक कम है, तो आयनिक कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग भी कम होगा ना, तो मेल्टिंग बॉइलिंग उधर नीचे जाते जाते बढ़ रहा है, इसका ऑर्डर ऐसा होगा, इसीलिए ये समझ गए। अगला देखो, सेकेंड है कि मेटल कैटायन है,
लेकिन सेकेंड ए के मेटल कैटायन के साथ अगर फ्लोराइड और ऑक्साइड आ रहा है तो कहीं से देखते हैं, लेटाइस से, लेकिन फर्स्ट वाला ऑर्डर आखिरी में चले जाता है। तो लेटाइस से देखेंगे तो सबसे इधर वाला ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और ये कोवेलेंट हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो इसको उठा के मैं सबसे आखिरी में भटक दूं, क्या था वो, बीईओ। बाकी ऑर्डर कैसा रहेगा, क्लियर है सभी को, कोई डाउट बेटा? इसके बाहर नहीं जाएंगे, सारे एक्सेप्शन यही थे। अगर मान लो मैं क्लोराइड नहीं देता और फ्लोराइड ऑक्साइड नहीं देता तो तुम नॉर्मली करते रहते सारे लेटाइस से या पोलराइजेशन पे जिससे भी करते हैं। बस इतनी चीजें अगर याद कर ली ना तो तुम्हारा एक भी मेल्टिंग बॉइलिंग का एटलीस्ट गलत नहीं जाएगा। अब वो भले एक्सेप्शन से आए नॉर्मल से आए, क्लियर है? तो पहले ये चीजें देख लेना कि अगर फर्स्ट ए के साथ FOH आ रहा है तो लेटाइस से देखोगे, फर्स्ट ए में अगर क्लोराइड आ रहा है तो भी देखोगे लेटाइस से, लेकिन फर्स्ट वाले ऑर्डर को आखिरी में फेंक दोगे। सेकेंड ए में अगर F और O आ रहा है तो देखोगे लेटाइस से, लेकिन फर्स्ट वाले ऑर्डर को आखिरी में फेंक दोगे। इतना ही है बस, ठीक है। हाँ, ऑर्डर सिर्फ इतना ही है ना, ये इसमें ऑर्डर सिर्फ ये है मेल्टिंग बॉइलिंग का, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब बहुत शॉर्ट में अगर ब्रीफ में कंक्लूड करूं ना, फर्स्ट ए के कैटायन है, ठीक है, सेकेंड ए के कैटायन। पहले ये चीज देखोगे कि फर्स्ट ए का पूछ रहा है कि सेकेंड ए का पूछ रहा है। फर्स्ट ए में अगर उसके साथ F, O और H हो और सेकेंड ए में सिर्फ F और O हो, ठीक है, और फर्स्ट में क्लोराइड भी, सेकेंड में F और O, बस इतना ही है। इतना समझ में आया? ये चीजें हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आती तो कहीं से देखोगे, लेटाइस। ये सारी चीजें आती तो तुम देखोगे लेटाइस से, वरना पोलराइजेशन। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है देखो, अगर क्लोराइड आ जाता है तो उसका फर्स्ट वाला ऑर्डर फर्स्ट वाला लास्ट में, बाकी सब सेम। ये अगर आता है तो इसमें दोनों ही में ही फर्स्ट वाला लास्ट में, बस ये इतना कंक्लूजन था अपना। यही है ना कि कैटायन कहाँ आ रहा है देखोगे पहले, उसके साथ कौन आ रहा है ये देखोगे, और अगर क्लोराइड है फर्स्ट के साथ तो लास्ट में भेज देना, फ्लोराइड ऑक्साइड है तो लास्ट में भेज देना। उसके अलावा कुछ भी आ जाए पोलराइजेशन से देखना। ये फाइनल कंक्लूजन है, तो ये लिख लेना, ये मेन है। इसका फोटो ले लो कोई और। मेल्टिंग बॉइलिंग इतना बड़ा अपन ने, ये एस ब्लॉक वाले दोनों देख लिए कि उनके कैसे हो रहे हैं। पी ब्लॉक में 15, 16 और 17 ये दिन ग्रुप के पड़े थे। 15 वाला कौन सा, नाइट्रोजन होता है ना, ठीक है। इसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहली चीज तो क्या याद रखोगे, 4 ही लिखना है। पूरी ट्रिक मत लिख देना कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेटिन, एंटीमनी और बिस्मथ। बिस्मथ मत लिखना आखिरी वाला, ठीक है। मैं लिख के कट कर देता हूं, ये पूरी लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब इनके हाइड्राइड्स, इनका बॉइलिंग, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग का क्या पूछ रहा हूं मैं, हाइड्राइड्स का, ठीक है। याद रखना बेटा, बातें नहीं, ये पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बट फिर वापस बता रहा हूं। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो सब में N3H NH3 भैया, PS3 वो लिखते जाना यार तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। HF HH वो लिख देना, H2O H2S H2O लिख लेना तुम्हारे हिसाब से पूरे, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज अपन ने पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करते हैं, F, O और N। तो ये करेगा ये और ये। और एक चीज पढ़ा था कि इधर देखो, मेल्टिंग बॉइलिंग हाइड्रेट्स जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे वेट बढ़ता है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग। तो ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग बॉइलिंग का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये समझ गए। ये तो है ही नहीं आखिरी वाला, ये आखिरी वाला नहीं है तो हटा दिया मैंने, क्लियर है। मिटा दूं मैं, तुम लिख के कट कर लेना बाद में, ठीक है। लेकिन HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है साइड साइड में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर एक इधर, फिर अगला HF और ऐसे ऐसे फैलते जाएगा,
तो ओवरऑल HF का वेट बहुत ज्यादा हो गया ना, तो उसका वेट सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग होना चाहिए। तो HF कहाँ आ जाता है उठ के आखिरी में, अच्छा क्लियर है। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि एफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन उसके नीचे मत कर देना, लास्ट वाला नहीं लिखते हैं, क्लियर है। फिर अगला ऑक्सीजन, वाटर भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वो भी बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से गिर जाएगा तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा, तो जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग। तो इसको भी कहाँ रख देते हैं, लास्ट में। अमोनिया, अमोनिया 3rd नंबर पे है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो कंपैरेटिव पहले दोनों के तो वीक कम कर रहा होगा, तो बहुत ज्यादा उसका इतना वेट नहीं बढ़ता है कि वो सबसे ज्यादा वेट कर ले, लास्ट वाले से एक ऊपर। तो इसको कहाँ रखते हैं, यहां, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, PH3 ASH3, फिर आ जाएगा NH3 और फिर आ जाएगा SbH3। तो क्यों यहां पे रखा, क्योंकि उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो उतना ज्यादा वेट नहीं बढ़ेगा कंपेयर टू बाकी दो के, इसलिए उनको सबसे लास्ट मतलब इधर रख दिया और इसको 2nd नंबर पर रखा है। क्लियर है सभी को, ठीक है। इतना ही था मेल्टिंग बॉइलिंग में जो अपने लेवल पे भी काम आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा कुछ, ठीक है। अगला देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का देखते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी सबसे लास्ट में देखते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा एक्सेप्शन है। तो इधर थर्मल स्टेबिलिटी अगला टॉपिक है अपना। पहला क्या पढ़ा अपन ने, मेल्टिंग बॉइलिंग, सेकंड है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा, बातें नहीं करो, ठीक है। कौन सा थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कोई चीज थर्मली कितनी ज्यादा स्टेबल है। मैंने कोई चीज यहाँ ली और उसको गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो थर्मली स्टेबल होगी तो बहुत देर बाद टूटेगी, और बहुत कम स्टेबल होगी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। इसको मेल्टिंग बॉइलिंग से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग के कॉन्सेप्ट अलग रखो, थर्मल स्टेबिलिटी के अलग रखना। खुद से सोचने जाओगे तो एक ही चीज लगेगी तुमको कि जो चीज जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबल उसका मेल्टिंग बॉइलिंग उतना ज्यादा, तो सारे कॉन्सेप्ट सेम नहीं लग रहे होंगे ना, क्योंकि वहाँ इतने एक्सेप्शन आ रहे थे। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे गलत चले जाएंगे, तो जैसा दिया है वैसा के वैसा याद कर लेना, कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो इधर थर्मल स्टेबिलिटी में एक चीज याद रखोगे कि मॉलिक्यूल्स का साइज अगर अलग होगा, मान लो एक कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है उसके साथ कोई छोटा सा मॉलिक्यूल लगा है, तो थर्मली स्टेबल है क्या है, नहीं। दोनों अगर दोनों ही छोटे हैं या दोनों ही बड़े हैं तो थर्मली स्टेबल है, ये चीज समझ में आई है। तो दो चीज इसमें याद रखोगे, स्मॉल प्लस लार्ज होगा जैसे ये, ठीक है, तो ये नॉट स्टेबल है ना, या लेस स्टेबल है ना। लेकिन मान लो अगर दोनों ही स्मॉल प्लस स्मॉल है या फिर लार्ज प्लस लार्ज है, कि दोनों ही ऐसे हैं तो भी स्टेबल है, दोनों ही मॉलिक्यूल बहुत ही बड़े हैं तो भी स्टेबल है, तो ये कैसे होंगे, स्टेबल। बस इतने ही है, थर्मल स्टेबिलिटी में यही चीज देखनी है कि मॉलिक्यूल दोनों अगर सेम साइज के हैं, भले ही छोटे हैं या भले ही बड़े हैं, थर्मली स्टेबल है चीजें। लेकिन एक बहुत छोटा है एक बहुत ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है तो थर्मली अनस्टेबल है या कम स्टेबल है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं पढ़ाता हूँ। अब देखो छोटा मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल ये याद रखना है अपने को, बस तो हो गया ना क्वेश्चन। तो छोटे मॉलिक्यूल कौन होंगे, जो एक ही एटम से मिलके बने होंगे, एक सिंगल एटम होगा, मतलब एक बहुत छोटे छोटे से। तो एनायन जो है इसका कैसा होगा, एक ही है, एक ही एनायन है, एक ही है, एक है और एक है और एक है, समझ में आ रहा है। तो सिंगल सिंगल एनायन होंगे तो क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल। पॉली एटमिक मतलब जो एनायन बना रहा है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। कार्बोनेट बड़ा है ना, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन तब जाके एनायन बना है, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, समझ गए, सल्फेट नाइट्रेट जो भी है, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्साइड नहीं है सुपर ऑक्साइड है। ऑक्साइड ये रहा, ठीक है। तो ऑक्साइड काहे में आता है, मोनो में। सुपर ऑक्साइड काहे में आता है, पॉली में। सुपर ऑक्साइड एक ही बनाता है K2, हाँ सुपर ऑक्साइड, अब वो ऑक्साइड होता है, अरे यार K2O ऑक्साइड होगा और KO2 सुपर ऑक्साइड होगा, ठीक है। चलो तो याद रखना सुपर ऑक्साइड जो पॉली एटमिक में गिन रहे हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं ना बेटा, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बड़ा साइज के दिखेगा, इसमें एक ही ऑक्सीजन आ रहा है तो छोटे साइज में दिखेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में गलत कर सकते हो। एक नॉर्मल नाइट्रोजन आएगा तो कहीं में रखोगे, इसमें,
मोनो में। लेकिन अगर ये एजाइड वाला आता है, एजाइड बोलते हैं N3 माइनस, एजाइड आता है तो 3 नाइट्रोजन है ना, 3 नाइट्रोजन मतलब मॉलिक्यूल बड़ा हो गया, तो वो पॉली वाले में आएगा। तो तुम मोनो और पॉली देख के समझ जाओगे कि कौन सा साइज बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मेटल कैटायन ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ती है, तो नीचे वाले का साइज बहुत बड़ा है ना, तो इसके साथ पॉली वाला अगर कोई सा होगा तो ये थर्मली स्टेबल है। लेकिन इसके साथ अगर मोनो वाला होगा तो थर्मली अनस्टेबल है। ऊपर वाला साइज छोटा होता है, इसके साथ पॉली आ जाएगा तो अनस्टेबल है, इसके साथ मोनो आ जाएगा तो स्टेबल है। बस इतना ही है, इसमें कोई एक्सेप्शन लग ही नहीं रहा है कहीं। क्लियर है? ये चीज पढ़नी है अब आप उनके कॉन्सेप्ट क्यों देख रहे हैं, कैसे देख रहे हो, लिखे हुए हैं, सिंपल है। देखो मॉलिक्यूल, या तो कॉल आ रहा है, इग्नोर, हाँ देखो आने दो, फालतू के कॉल आते हैं। इधर कोवेलेंट और आयनिक, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल देखो पी और पी ब्लॉक के होते तो कोवेलेंट बनाते हैं, या फिर नॉन मेटल बोलता हूँ मैं। एफ और पी ब्लॉक के होते तो आयनिक बनाते हैं, या फिर बोलता हूँ एक मेटल एक नॉन मेटल आता है तो आयनिक बनाता है। तो वही चीज लिखिए कि नॉन मेटल या पी ब्लॉक जैसे तुमको याद रहे। कोवेलेंट बनाते हैं, आयनिक कौन बनाते हैं, मेटल या एफ ब्लॉक पी ब्लॉक, ठीक है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी से देखते हैं, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा चीजें थर्मली स्टेबल। कॉन्सेप्ट फाइनली वही बड़ा छोटा वाला ही लग रहा है, ये याद हो नहीं हो। सारे मैंने एक एग्जांपल लिखा, दोनों ही सारे कोवेलेंट में आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। वो एच को ये मत गिनना, एफ ब्लॉक में इधर वो कहीं भी शिफ्ट होता रहता है। क्लियर? अब इसको देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साइज कैसे हैं? ऐसा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन के साइज तो सब में सेम ही है ना, तो कौन ज्यादा स्टेबल दिख रहा है? ऊपर वाला। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये। अब इसमें मैंने कौन से बॉन्ड एनर्जी देख के किया, लेकिन बॉन्ड एनर्जी पे भी जाओगे तो सही चीज है ना, जितना ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, तो भी चीज सही है, वरना साइज का ऑप्शन बेस्ट है अपने पास। क्लियर है? ठीक है। आयनिक कंपाउंड अगर आते हैं तो आयनिक में फिर देखते हो मोनो है या पॉली वाला है, ठीक है। मोनो वाला होता है तो लेटाइस एनर्जी से देखते हैं, पॉली वाला होता है तो पोलराइजेशन से देखते हैं। आयनिक में ये चीजें धीरे धीरे आ जाएगी, वरना फाइनली वही है। देखो ये दिख रहा है, मेरे को नहीं पता आयनिक है को, मैं दिख ही रहा है कि हाँ चलो ये है तो आयनिक ही है, ठीक है। कि मेटल कैटायन आ रहे तो आयनिक हो गई, ठीक है। नहीं पता, मान लो कि आयनिक कोवेलेंट क्या है। मैंने देखा कि ऊपर से नीचे मेटल का साइज बढ़ रहा है, लेकिन एच का साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना। तो इतने बड़े साइज पे इतना छोटा स्टेबल होगा क्या? नहीं ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्मल स्टेबिलिटी लेटाइस से देखो, सबसे ज्यादा अच्छा लेटाइस भी यही है। जितना छोटा कैटायन जितना छोटा एनायन बेस्ट लेटाइस। तो ऐसे देखूं तो भी सही है, वरना इस चीज से भी सही है ना, ठीक है। पॉलीएटमिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन देखी जाएगी। लिथियम और उसके साथ नाइट्रेट, NO3 तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ना, नाइट्राइट, तो नीचे वाला बड़ा मॉलिक्यूल के साथ बड़ा स्टेबल रहता है, तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी? समझ में आया ना क्यों? अब भाई पोलराइजेशन से देखो, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी कम चीजें थर्मल स्टेबल। तो पोलराइजेशन क्या बोलता है? इसमें एनायन तो सेम है, कैटायन देखना है। कैटायन सबसे छोटा कैटायन यही है ना, छोटा कैटायन तो पोलराइजेशन ज्यादा। इसका पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबल कम है, तो सही बात है, पोलराइजेशन कम, थर्मल स्टेबल में भी सबसे आखिरी में आ रहा है, और इनवर्सली है कम। तो ऐसे देखूं चाहे साइज वाले फैक्टर से देख लूं, एक ही बात है। क्लियर है ना? तो अपने को फाइनली क्वेश्चन करने के लिए तो यही बेस्ट है। ये तो ऐसा है कि ठीक है, समझ लो कि क्यों रीजन पता करना है, तो ये रहा। क्लियर है सभी को? ठीक है, इतना इधर वाली चीजें हो गई, ठीक है। अब उसी चीज को बुक ने थोड़ा और अलग मेथड में भी एक लिख रखा है, मैंने दोनों लिख दिए। फाइनल कंक्लूजन ये याद रखना है, कोई काम का नहीं और एक्सेप्शन कुछ है नहीं इसमें। क्लियर है? चलो, पॉलीएटमिक एनायन अगर आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। जितना ज्यादा बड़ा साइज ऑफ कैटायन उतना ज्यादा थर्मल स्टेबल, क्योंकि पॉलीएटमिक है ना, तो एनायन जब इतना बड़ा है तो कैटायन भी तो बड़ा ही चाहिए ना मुझे। तो साइज ऑफ कैटायन जितना बड़ा होगा ऊपर से नीचे आने पे उतना ज्यादा बेस्ट। इनवर्सली चार्ज ऑफ कैटायन, जितना ज्यादा बड़ा साइज ऑफ कैटायन रहता है चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो कंपेयर होगा तो सब पे +1 ही, पहले के ग्रुप की बात करूं, लेकिन नीचे वाले पे +1 इतने बड़े पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कम दिखेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। वही जिस कोवेलेंट से और पोलराइजेशन से देखोगे सेम आएगी, खुद से एक बार सोच के देखना। क्लियर है? अब इसमें ये कुछ चीजें अगर क्वेश्चन आ जाता है, अब वैसे एफ ब्लॉक हट गया तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगा क्वेश्चन, पहले आते थे, बट फिर भी अब देख लो। मेटल का कभी कार्बोनेट लोगे ना, मेटल कोई भी उसका कार्बोनेट तो पॉली वाला है,
तो ये डिग्रेड होने पे मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। और उसमें कौन, सिर्फ लिथियम वाला डिग्रेड होता है, बाकी डिग्रेड नहीं होते हैं। अरे बेटा कार्बोनेट है, कार्बोनेट बहुत बड़ा साइज है, लिथियम छोटा सा साइज है, तो डिग्रेड हो जाएगा ना। अरे लिथियम कार्बोनेट के साथ है, ये थर्मली स्टेबल है क्या, नहीं, तो टूटेगा ना। तो पूछ रहे कैसे टूटेगा, तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में सिर्फ ये टूटेगा, इसके नीचे वाले कोई भी नहीं टूटेंगे। और सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, उनको ऐसे नहीं तोड़ पाओगे तुम, क्योंकि वो स्टेबल है। हाँ सिर्फ पहले वाला टूट रहा है, ठीक है। लिथियम जरा सा है, कार्बोनेट इतना बड़ा है, तो टूटेगा वो, ठीक है। मेटल सल्फेट, सल्फेट बड़ा है, लिथियम छोटा है, तो ये भी टूटेगा। तो बोल रहा है लिथियम का कोई भी कंपाउंड हो पॉली के साथ टूटेगा, ठीक है। लिथियम सल्फेट किस किस चीजों में टूटता है, ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और उसका SO2 जो भी बोलो, सल्फेट सल्फाइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो SO4 नहीं, लिथियम के साथ आएगा तो ये याद रखना है कि अगर इसके साथ आता है तो ऐसे टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी और मेटल का ऑक्साइड दिखेगा, ठीक है। अगला मेटल का अगर नाइट्रेट आता है तो मेटल के नाइट्रेट हमेशा ऐसे टूटते हैं। मेटल का M देखो, अभी तक ऑक्साइड में टूट रहा था, ये पहली बार क्या आ गया है, पूरा N के साथ आ रहा है। अभी सिर्फ O आ रहा था मेटल के साथ, अभी मेटल के साथ N भी आ रहा है, O भी आ रहा है। तो ये याद रखना है तुमको, मेटल का अगर नाइट्रेट आता है और किन किन का, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इन चारों का, तो वो ऐसे टूटता है, नेवर फॉर्म ऑक्साइड। ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, देखो ऊपर वाले दोनों ऑक्साइड बना रहे थे ना, यहाँ पे ऑक्साइड है क्या है, नहीं नाइट्राइड है, लेकिन नेवर फॉर्म ऑक्साइड बाकी सब बनाएंगे, ठीक है। ये चारों ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, क्लियर है। मेटल के अदर नाइट्राइड जो भी अदर इसके अलावा बचते, सेकंड है कैटायन और इसमें लिथियम वाला, ये क्या करते हैं, वो ऑक्साइड बनाते हैं। नहीं, लिथियम और सेकंड एक है कैटायन। अच्छा इधर देखो, फाइनल कंक्लूजन ये याद रखो, लिथियम सबसे छोटा है, उसके साथ पॉली का कोई सा भी रख दूंगा तो टूटेगी चीजें, और ऑक्साइड तो पक्का बनेगा, लिथियम आ रहा है तो। अब लिथियम का कार्बोनेट लूं तो भी ऑक्साइड बनेगा, लिथियम का सल्फेट लूं तो भी ऑक्साइड बनेगा, लिथियम का नाइट्रेट लूं तो भी ऑक्साइड बनेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रेट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के लेता हूं तो ऑक्साइड कभी नहीं बनता, तो नाइट्राइड बनता है। ये एक चीज याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। ये इतना हुआ, समझ में आया सभी को, ठीक है। आया नहीं आया, मेरी साइड से खत्म हुआ। चलो मोनोएटमिक के लिए, मोनोएटमिक मतलब ये भी साइज छोटा, ये भी साइज छोटा, तो बेस्ट होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप होगा, आयनिक अगर कंपाउंड है तो देखना वैसे ही है फाइनली, लेकिन चीज़ें मैंने लिख दी है तो समझ लेना एक बार। लेटाइफ जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा चीज़ें थर्मल स्टेबल, तो लेटाइफ आयनिक के लिए देखी जाती है ना चीज़ें, आयनिक को हमेशा लेटाइफ से देखते हैं और कोवलेंट को हमेशा ये पोलराइजेशन वाली चीज़ से देखते हैं, ठीक है। तो थर्मल स्टेबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, कोवलेंट के लिए कोवलेंट में बॉन्ड बनते हैं ना आपस में, 3 बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो कोवलेंट वाली चीज़ के लिए, या बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली कर लो, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा, 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ उतनी कम ना, तो वही चीज़ इन्वर्सली में लिख दी है, ठीक है। बट लेफ्ट टू राइट और टॉप से बॉटम में पूछो और कुछ भी नहीं दे, तो लेफ्ट से राइट के लिए चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतनी ही ज्यादा थर्मल स्टेबल, ठीक है। और ग्रुप में पूछे तो साइज, देखो इधर से इधर साइज इतना ज्यादा कम कभी नहीं होता, क्योंकि रिंग तो सेम है, तो बहुत ही कम 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 होता है। ऊपर से नीचे साइज बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि रिंग्स बढ़ती जाती है, तो ऊपर से नीचे वाले में साइज का फैक्टर देखा जाता है हमेशा, और लेफ्ट से राइट में जब साइज का फैक्टर कैंसिल हो गया तो एक ही चीज बची मेरे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी थर्मल स्टेबल उतना होगा। अगर थ्योरेटिकल आता है तो ये पॉइंट तुमको समझ में आने चाहिए, क्यों, वरना क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन तो तुमको इसी से करना है, स्मॉल लार्ज वाले से, क्लियर है। उसके अलावा सारे ऑर्डर तुम उससे कर लोगे, कोई सा भी आ जाए। उसके अलावा इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो,
तो ये लिखा दिया है मैंने, ठीक है। इधर देखो पहला वाला क्वेश्चन, NH3 H हाइड्रोजन है ना, छोटा है और ये साइज बहुत बड़ा है ना, तो ये तो अनस्टेबल है। स्टेबल कौन है? थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ये नॉर्मल वाला हो गया। तो इसको तुम उससे कंफ्यूज मत करना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वो FON, क्योंकि अभी मेल्टिंग बॉइलिंग में पढ़ के आया ना, FON वाले में F और O वाले लास्ट में चले जाते हैं और N वाला लास्ट सेकंड में। तो यहाँ वो चीज़ दिमाग मत लगाना कि नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो तुमने फ्लिप कर दिया। इस मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है वो, आसपास वालों की नहीं पूछ रहा है। समझ में आया? और मेल्टिंग बॉइलिंग तो पूरा पानी का बोलता है ना, तो इसीलिए उसमें वो चीज़ें लग रही है। इधर देखो मैंने अमोनिया लिया, तो अमोनिया पानी में तो हर साइड जितने उसको बॉन्ड बनाने होंगे बनाएगा ना, तो यहाँ गर्म करूँगा तो उसको चारों तोड़ने पड़ेंगे। अगर सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल का पूछ रहा है तो फिर थोड़ी ना बॉन्ड तोड़ने हैं, तो इसलिए इसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। क्लियर है ना? तो थर्मल स्टेबिलिटी वाले में क्यों नहीं लग रहा और इसमें क्यों लगा था मेल्टिंग बॉइलिंग में? क्योंकि वो लिक्विड है। चलो, अरे सॉलिड नहीं है बट सिंगल मॉलिक्यूल का पूछ रहा है वो, ठीक है। इधर F2Cl2Br2I2 ये पढ़े अपन ने, F2 बनेगा, Br2Cl2 ये भी बन रहा है, लेकिन F2 में बनने के टाइम रिपल्शन हो रहा है ना खुद से पहले से। तो रिपल्शन अगर इसमें खुद में पहले से हो रहा है तो जब मैं जैसे थोड़ी सी भी आग दूंगा इसको टूट जाएगा आसानी से। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, बताया था कल ही। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। तो सेम ऑर्डर यहां भी आएगा ना, यहां भी क्या आ जाएगा? Cl2 Br2 F2 और फिर आएगा I2, बस एक यहाँ। तो ये तुमको फिर ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि साइज तो फिर यहाँ देखो दोनों फ्लोरीन का साइज सेम है, दोनों क्लोरीन का साइज सेम है, दोनों ब्रोमीन सेम है, तो यहाँ कैसे देखोगे फिर? तो इसीलिए बॉन्ड एनर्जी से देखोगे ना। ये कोवेलेंट है तो बॉन्ड ऑर्डर से देखोगे, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ रहा है फॉर अ ग्रुप। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, वो कैटायन एनायन के लिए साथ में, तो सब सेम ही है ना, जो दोनों चीज जुड़ी है दोनों ही सेम है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया ना, बॉन्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से देखा है बेटा है। क्लियर है? अगला, हाँ ऐसा। चलो अगला, ये मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF। अब यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत लगाना, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल दिए हैं, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी हो रही है, लेकिन यहाँ मत लगाना क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल का पूछा और बोला इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा है उसने। इसका कैटायन और एनायन टूटेगा कि नहीं, ना कि इसके आसपास वालों से इसका क्या है, ये नहीं पूछा है। समझ में आया सभी को? ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? कोवेलेंट को कहाँ से देखते हैं? बॉन्ड ऑर्डर मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। इसमें 4 सिग्मा है, इसमें 3 सिग्मा है, इसमें 2 सिग्मा है, इसमें 1 ही सिग्मा है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब थर्मली स्टेबल ज्यादा है कि इस मॉलिक्यूल का कैटायन एनायन अलग करने के लिए 4 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो ये इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़े अलग जाएंगे, बाकी हर चीज को तुम ऐसे वाले साइज से निकाल लोगे। क्लियर है? डायमंड और ग्रेफाइट, इनमें ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होता है? डायमंड, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें क्या याद रखोगे, ये चीज कब है? थर्मल स्टेबिलिटी का है ना, थर्मल स्टेबिलिटी। अगर वो बोले थर्मोडायनामिकली स्टेबल, थर्मोडायनामिकली, तो ग्रेफाइट होता है बेटा, ग्रेफाइट ज्यादा हो जाता है डायमंड से, अगर थर्मोडायनामिकली का बोल रहा है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी बोले नॉर्मल तो क्या होगा? डायमंड। थर्मोडायनामिकली बोल रहा है तो क्या होगा? ग्रेफाइट। तो इस चीज में वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। थर्मोडायनामिकली मतलब वो रिएक्शन वाली चीजों का बोल रहा है ऐसा, ठीक है। और थर्मली मतलब टूटने वाली चीजों का, कि स्टेबल कौन ज्यादा है। क्लियर है इतना? चलो, तो ये वाला जो पोर्शन है थर्मल स्टेबिलिटी वाला यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद एक और बचा है सॉल्युबिलिटी, वो भी मैं लिख के खत्म करता हूं ताकि ये पोर्शन मेरी साइड से एंड हो जाए। क्लियर? चलो स्टार्ट करूं।
चलो, दो टॉपिक अपन लोग पढ़ के आ चुके हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया अपन ने अच्छे से क्या होता है, जो एक्सेप्शन थे याद करने हैं फाइनली, ठीक है। उसका कोई अदर कुछ नहीं है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड अपन ने पढ़ा थर्मल स्टेबिलिटी। तो मेल्टिंग बॉइलिंग और थर्मल स्टेबिलिटी में पहली चीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो अपना बचता है वो सॉल्युबिलिटी। ये तीन ही ऐसे अलग ऑर्डर है जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, बस। और उसके अलावा तो सारी चीजें मैं चैप्टर्स में पढ़ाई चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है ना घुलना। कोई भी चीज किस चीज में घुलेगी, सेम सेम चीज में सेम सेम चीजें घुलती है। कोई चीज अगर आयनिक है तो वो आयनिक में घुलेगी, कोई कोवेलेंट है तो कोवेलेंट में घुलेगी। जैसे बायो में भी अपन ये चीज पढ़ते हैं ना कि सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन कहाँ की, लिपिड की बनी है। तो सेल के अंदर अगर किसी चीज को जाना है और अगर वो लिपिड का है तो डायरेक्टली ऐसे अंदर एंटर होके जा सकता है। अगर मान लो नॉन लिपिड है, पोलर है, जैसे पानी, तो पानी सेल के अंदर नहीं जा सकता ना, क्योंकि मान लो सेल की बाहर पूरे लिपिड की है, तो इसको ऐसा समझ लो पूरा घी से लिपटा हुआ है, पानी ढोलू वहाँ तो पूरा फैल जाएगा ना साइड में, अंदर थोड़ी जाएगा। समझ में आई चीज़ें। तो अगर इस सेल के अंदर में को पानी पहुंचाना है तो सेल में वो बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लगे होते हैं ना, टनल, उसके थ्रू चीज़ें अंदर बाहर जाती है अगर पानी हुआ तो। और लिपिड हुआ तो लिपिड को ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, लिपिड तो डायरेक्टली उसमें घुल के और अंदर पहुंच जाएगा। तो हार्मोन वाले चैप्टर में लास्ट पेज में देखना तुम लोग, दो एरो बना रखे हैं उसने, अगर कभी देखा होगा पढ़ के तो। एक न्यूक्लियस, ये दो सेल है, बीच में न्यूक्लियस बनाया है। अगर कोई लिपिड वाली चीज है तो वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी लिपिड का है, ये भी लिपिड की बनती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होगी, सारी मेम्ब्रेन लिपिड की बनती है। तो लिपिड लिपिड ऐसा घुल के सीधा न्यूक्लियस में डीएनए तक पहुंच जाता है। लेकिन मान लो भाई कोई हार्मोन प्रोटीन वाला है, हार्मोन्स आते हैं ना, हार्मोन या कोई भी चीज, मान लो कोई हार्मोन प्रोटीन वाला है या अमीनो एसिड का है या कोई और चीज का बना है अदर देन लिपिड, तो उसको अगर अंदर जाना है तो यहाँ आता है, इस पे अटैच होता है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। फिर सेकेंडरी मैसेंजर वो कैल्शियम और कुछ अजीब दिए थे, फिर आएगा, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी डायरेक्टली नहीं जाएगा सेकेंडरी मैसेंजर, वो अगले को बोलेगा। तो ऐसे करके सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो फाइनली सॉल्युबिलिटी से अपना ये लेना देना है कि सेम सेम चीजें सेम सेम चीजों में घुलेगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेटा बात मत करो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, याद रखोगे ये चीजें। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर, ये याद रखना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, बेंजीन, टॉलिन। अगर इसमें कोई चीज घोल रहे हो तो इसमें वो चीजें जल्दी घुलेगी जो खुद भी नॉन पोलर है। बेंजीन पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं। तो बेंजीन पे, क्योंकि बताया ना डाइपोल मोमेंट में बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता फाइनली, म्यू इज इक्वल टू 0 नॉन पोलर। तो इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इसमें बिना चार्ज वाली चीजें बहुत जल्दी घुलेगी। लेकिन अगर चार्ज वाली चीज इसमें डालूँ वहाँ तो इतनी आसानी से नहीं घुलेगी। समझ में आ गया? पानी चार्ज वाला है, पानी पोलर होता है, तो पोलर में कोई पोलर चीज डालूँ वहाँ बहुत जल्दी घुलेगा। समझ में आ गई चीजें? ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर। लेकिन वाटर कैसा है, और पोलर सॉल्वेंट कौन है, पोलर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ठीक है। और इस चीज को कहीं से देखते हैं, ये चीज पता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब वही है कि जो उसमें चार्ज क्रिएट करने की जो पावर है, ठीक है। तो वाटर का डाई, ये आएगा सॉल्यूशन में वापस, कांस्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, 80। वही बेंजीन का बहुत कम होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब वो पोल ही क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो नॉन पोलर ही रह जाएगा, और ये सबसे ज्यादा पोलर हो जाता है। क्लियर है इतना? ये चीजें बाहर की थी बट तुम लोगों को समझना जरूरी है सॉल्युबिलिटी के लिए। इतना क्लियर है? तो सेम सेम चीजों में सेम सेम चीजें घुलती है, पहली चीज याद रहेगी तुम लोगों को, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपना सॉल्युबिलिटी वाला। अपन कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, तो किस चीज में कोई भी चीज घोलते हैं, पानी में। कुछ भी नहीं बोला है तो पानी क्या, पोलर है, तो कौन सी चीज जल्दी घुलेगी, पोलर वाली, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ किसी चीज की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो क्या होना चाहिए, आयनिक। कुछ नहीं बोला है तो आयनिक, तुम पानी को मान रहे हो, उसमें आयनिक ही घुलेगा। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा आयनिक कंपाउंड की ज्यादा होती है कोवेलेंट से। वो सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं दे तो क्या मानोगे, सॉल्यूशन को तुम पानी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, आयनिक की ज्यादा होती है कोवेलेंट से। क्लियर है इतना? ठीक है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के। ये क्या होता है, मान लो पानी का बीकर है, ठीक है,
बता चुका हूँ ये तो, ठीक है। इसमें मान लो मैंने NaCl डाला फॉर एग्जांपल, तो NaCl क्या आयनिक है ना, और NaCl के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, समझ में आए? तो पानी क्या करता है, इस फोर्स को वीक करता है, वीकन्स द फोर्स। पानी में जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतनी जल्दी इसके बीच के फोर्स को तोड़ के Na और Cl को अलग कर देगा। तो जो तुम हाइड्रेशन एनर्जी वर्ड यूज करते हो ना, वो ये है कि हाइड्रेशन मतलब पानी की कितनी एनर्जी है कि वो कितनी जल्दी उसको अलग कर दे। मान लो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होगी तो वो इस बॉन्ड को वीक नहीं कर पाएगी, और ये बॉन्ड को लेटाइस बोलता हूँ ना, आयनिक है तो लेटाइस होता है। तो अपन ये जो वर्ड यूज करते हैं ना, लेटाइस मोर देन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मोर देन लेटाइस, तो मान लो अगर लेटाइस, ये लेटाइस है, लेटाइस बहुत ज्यादा है हाइड्रेशन से, तो चीजें घुलेगी क्या? नहीं। अगर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है लेटाइस से तो चीजें घुलेगी। ये समझ में आया? चीजों के घुलने के लिए हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर लेटाइस बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन से ज्यादा है लेटाइस, तो नहीं घुल पाएगी चीजें। इतना क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? ठीक है, अब पढ़ो आगे का। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेशन के, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन होगी उतनी ज्यादा चीजें घुलेगी, जितनी ज्यादा लेटाइस होगी उतनी कम चीजें घुलेगी। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि मान लो अलग अलग साइज है दोनों का, तो चीजें जल्दी घुल जाएगी, लेकिन सेम साइज है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो चीजें कम घुलेगी। सेम साइज डिफरेंट ऑफ कैटायन एनायन, डिफरेंट साइज मोर सॉल्युबल, सेम साइज लेस सॉल्युबल। अब वो सेम में छोटे हो चाहे बड़े हो, ठीक है, ये और ये जो भी हो, बस सेम साइज होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अगला सॉल्युबिलिटी, इधर देखो, आयनिक की ज्यादा होती है कि कोवेलेंट की? आयनिक की। कोवेलेंट में भी दो टाइप होते हैं ना, बताया था, नॉर्मल कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट। तो पोलर वाले में थोड़ा बहुत चार्ज आता है ना, पोलर कोवेलेंट मतलब डाइपोल हुआ है ना, पोलर कोवेलेंट मतलब डाइपोल ही है ना। तो नॉर्मल पोलर नॉन पोलर की ज्यादा होती है कि डाइपोल वाले की ज्यादा होती है? डाइपोल जल्दी घुलेगा ना, क्योंकि उसमें चार्ज है। अब डाइपोल वाले में भी अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है तो उसकी ज्यादा होगी कि बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जल्दी घुलेगा ना। अपन ने पूरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था, जितने ज्यादा एच बॉन्ड बनाया वो उतने ज्यादा घुलता है। अल्कोहल इसीलिए पानी में घुलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले ज्यादा सॉल्युबल होते हैं नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। अगर ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स आते हैं तो तुमको समझ में आनी चाहिए है क्या। अब ऑर्डर वाली चीजें आती है। क्लियर है? चलो, ऑर्डर वही फर्स्ट ए का पढ़ेंगे, सेकंड ए का पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे एस ब्लॉक का जो भी कुछ एक्सेप्शन होगा, फिर पी और डी ब्लॉक का जो भी कुछ एक्सेप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, याद रखोगे। फर्स्ट ब्लॉक में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, एक्सेप्ट क्लोराइड, याद रखना। क्लोराइड जहां आ गया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, याद रखना। क्लियर है? एक्सेप्ट क्लोराइड। क्लोराइड का मैंने लिखा, लिथियम सोडियम सबका लिख लिया क्लोराइड। तो होना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा सॉल्युबल ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। स्टार्टिंग के 3 में साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद देखना साइज बढ़ रहा है, लेटाइस ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे लेटाइस एनर्जी ज्यादा हो जाती है या हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये अलग अलग देखो रीजन है, कोई मतलब का नहीं है। फाइनली तुमको ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ये डायरेक्ट लिखता था, तुम पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया, तो उसका ऑर्डर ये है कि स्टार्टिंग के 3 तक क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है, आखिरी के 2 में लेटाइस एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, इसीलिए रीजन जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर फाइनल बनेगा ना कि ये 2 ज्यादा होगा इन 3 से, तो कौन सा सबसे पहले आएगा बाद में आएगा, तो ये होता है LiCl सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, फिर CHCl है, फिर RBCl, फिर NaCl, फिर KCl। तो ये फाइनल तुमको एक ऑर्डर याद ही रखना है क्लोराइड का, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ये एक्सेप्शन वाला जो है। बाकी सबके लिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है, फिर कुछ भी हो, कैटायन एनायन छोटा बड़ा कुछ भी हो, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर है? अगला सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप में ये चीज देखोगे, अगर छोटे साइज वाले हैं, देखो OH तुमको लग रहा होगा बड़े साइज का, लेकिन उसने छोटे साइज में रखा है, ये एक याद रखना है। छोटे साइज वाले होंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीजेस होती है डाउन द ग्रुप, इसके जैसे है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन मान लो अगर बड़े साइज वाले आए ये, तो इसमें डिक्रीज हो गई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि नीचे आने पे साइज भी बढ़ता है, इनका साइज भी बड़ा है,
तो बड़ा साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ना, तो चीजें घुलेगी क्या है, नहीं। तो बड़े साइज वाले के लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बाकी नॉर्मली छोटे 5 वाले के लिए डिक्रीज डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है स्मॉल साइज वाले के लिए। जो चीजें लिखी उसको वैसे के वैसे याद करते जाओ, ठीक है। इसका साइज छोटा है, सबसे नीचे वाले का साइज बहुत बड़ा है, तो बॉन्ड वीक है तो जल्दी सॉल्युबल। बड़ा साइज ऊपर से नीचे आऊंगा, दोनों साइज बड़े हो गए तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कम सॉल्युबल, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। आया समझ में? आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इधर देखो, बाकी इधर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक देखना आप, ठीक है। शक्ल ऐसे बना के ऐसे स्माइल दी उसने, समझ गया, बोला नहीं उसने कुछ, ऐसे बस समझ गया मैं, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, बाकी 2 मिनट ये थोड़ा और बचा, ठीक है। एफ ब्लॉक और पीओडी का देखना है। एफ ब्लॉक में फ्लोराइड जो होते हैं लिफ्ट सॉल्युबल होते हैं, और डी एंड एफ में फ्लोराइड मैक्सिमम सॉल्युबल होता है। लास्ट बस 10 मिनट और कुछ, अच्छा हाँ 10 मिनट और है ना। चलो देखो, अगर एफ ब्लॉक में कहीं भी फ्लोराइड वाली चीजें आती है, चाहे वो फर्स्ट का हो सेकंड का हो, फ्लोराइड सबसे कम सॉल्युबल होते हैं एफ ब्लॉक के लिए, ये याद करना है, ठीक है। फ्लोराइड सबसे कम सॉल्युबल है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सेकेंड ए वाले में, सेकेंड ए में बेरिलियम का फ्लोराइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। डी एंड एफ में कुछ नहीं कर सकता यार इसमें मैं बेटा, सही में। डी और एफ ब्लॉक में फ्लोराइड क्या है, मैक्सिमम सॉल्युबल है, तो ये ठीक है। पी और डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सब में देखो फ्लोराइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, बाकी उससे कम हो रहे हैं। तो पी और डी में फ्लोराइड मैक्सिमम सॉल्युबल, एफ में फ्लोराइड लीस्ट सॉल्युबल एक्सेप्ट सेकेंड ए ग्रुप। 2 ही तो ग्रुप होते हैं, एक में ज्यादा एक में कम है, ऐसा है बस, कुछ नहीं हो, फालतू है। क्लियर है, ठीक है। और फर्स्ट ए में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है, इसमें यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, कुछ एक्सेप्शन है, याद कर लेना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन भी यहाँ पे खत्म होता है, जितना था सारा लिखवा दिया है मैंने। अब याद करने का काम यार बेटा तुम्हारा है इसमें, ठीक है। जितना हो पाए याद कर लेना, नहीं हो पाए छोड़ देना, इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट मेरा काम था पढ़ाना, एक बार चीजें बताना, तो मैंने अपनी साइड से पढ़ा दिया है, ठीक है, और ढंग से चीजें बता भी दी है। सभी को क्लियर है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तो एक बार ये चीज ओपन करके देखना, उसके बाद भी अगर नहीं बने कि यार कुछ गलत जा रहा है, इसके हिसाब से ऊपर नीचे जा रहा है, तो फिर डाउट ले आना। पूरा केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, फिर इतना पढ़ लिया ना मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद ना तुमको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना कोई दूसरे रेफरेंस बुक, ना कोई मॉड्यूल। क्लियर? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच, ठीक है।